हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन हमने समझा है, पढ़ा है। हम जो अभी तक जो हमारा टॉपिक है, जो हम अभी कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर अपना जो आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट अगर हम करें तो देखो, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, यानी कि हमने कहा रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, हम इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर ब्रीथिंग को लेकर के चले तो आपने कहा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम ब्रीथिंग नाम देंगे। अकेला जो ब्रीथिंग है वो उसे हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं। रेस्पिरेशन तब होगा जब तीनों चीजें होंगी, ब्रीथिंग भी होगी, इंटरनल रेस्पिरेशन भी होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाकर के हम कहेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा आपने कहा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन में देखें तो हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास होता है। ठीक है, इसके अलावा और अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किसी में स्किन होता है, किसी में यहाँ पे स्पाइकल्स होते हैं, किसी में गिल्स, तो किसी में लंग्स यहाँ पर होते हैं। और हम जो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, यहाँ पे लंग्स होंगे। लंग्स के थ्रू हम यहाँ पे रेस्पिरेशन को कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे हुआ है, यहाँ तक देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रल्स, जिसे हम नासाद्वार कहते हैं। ये हमारी नॉस्ट्रल्स है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जिसे नासाद्वार कहा गया है। नॉस्ट्रल्स के बाद अब थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको नेजल कैविटी मिलेगी, जिसे नासा गुहा कहेंगे। ये हमारी नेजल कैविटी है। साथ साथ नीचे की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये जो हमारी कैविटी है इसको हम बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, जिसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। अब ये जो दोनों कैविटी हैं, ये एक कैविटी ऊपर से है, एक कैविटी नीचे से ऐसे आ रही है। एक ऐसा पैसेज आएगा जहां पर दोनों का कॉमन पैसेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम फेरेंक्स यहाँ पर कहते हैं। तो फेरेंक्स जो है वो कॉमन पैसेज यहाँ पर होगा। फेरेंक्स के 3 पार्ट एक्चुअली में होते हैं। पहला आता है नेजोफेरेंक्स, जो यहाँ पे नेजल कैविटी वाला पोर्शन है वो नेजोफेरेंक्स होगा। जो ओरल कैविटी वाला पोर्शन है वो ओरोफेरेंक्स होगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज हमारे पास यहाँ पर आता है ये। उसके बाद आता है लैरिंगोफेरेंक्स, ये फेरेंक्स का ही पार्ट है। लैरिंगोफेरेंक्स यानी कि लंग्स के पास, लंग्स के आसपास जो फेरेंक्स का पार्ट है उसे हम लैरिंगोफेरेंक्स कहेंगे। तो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे फेरेंक्स के। फेरेंक्स के जस्ट बाद हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स की वजह से ही आप देखते हैं कि जो हमारी वॉइस है वो हमें सुनने को मिलती है। तो लैरिंग्स, ये इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स जो है यहाँ पर उसकी जो ओपनिंग है, उसकी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ग्लॉटिस कहेंगे। क्या बोला है, लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स और फेरिंग्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, फेरिंग्स पहले आता है या लैरिंग्स पहले आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो लैरिंग्स को आप रिलेट कर सकते हैं लिरिक्स से। लिरिक्स, हम गाते हैं, गाना गाते हैं, क्या गाते हैं, लिरिक्स हम गाते हैं। तो लिरिक्स जो हम गाते हैं हमारी आवाज़ निकलती है, तो एल फॉर लैरिंग्स एंड एल फॉर लिरिक्स, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो जो लैरिंग्स है वो एल से स्टार्ट होता है, लिरिक्स है वो भी एल से स्टार्ट होता है। इट मीन्स की जो हमारी वॉइस होती है उसके लिए क्या है, लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ पर होता है। वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है, स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो आप चीज़ों को रिलेट करके याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर रिलेट भी कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है कि लैरिंग्स जो है आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग है ये, इसको हम ग्लॉटिस कहेंगे।
ओपनिंग के ऊपर एक कवर होता है। जब भी हम यहाँ पे खाना खाते हैं, जब भी हम खाने को निगलते हैं, तो ये जो कवर है ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है। तो ग्लॉटिस की कवरिंग को हम एपिग्लॉटिस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास, दैट इज ट्रैकिया। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ट्रैकिया, विंड पाइप या श्वास नली कहते हैं, जिसे आप इजिली टच कर सकते हैं। ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, जो आपको टच आप करेंगे। जब आप टच करेंगे तो आपको शी शेप्ड रिंग यहाँ पर दिखाई देंगी, ये वाली रिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, जो हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज समझते हैं, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस हमने देखा था। बोन जो होते हैं काफ़ी जो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वहीं अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो बोन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये बने होते हैं कार्टिलेज से। अब ये जो कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं, ये नंबर, इनकी नंबरिंग आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जो 5 नंबर है इस रिंग का, वहाँ से ये जो विंड पाइप या ट्रैकिया है, ये 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ऐसे यहाँ से 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है। जब ये 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है तो अब हम ट्रैकिया को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकाई आगे भी हमें काफ़ी सारी ब्रोंकाई मिलेंगी। तो ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये पहली ब्रोंकाई हमारी बनी है किससे? ट्रैकिया से। तो ये पहली ब्रोंकाई है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है तो ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई है। ये और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुई तो ये हमारी क्या है? टर्शरी ब्रोंकाई है। टर्शरी ब्रोंकाई से हमारे पास बनते हैं यहाँ पे ब्रोंकियोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्योल्स बनते हैं। इनिशियल हमने किए नहीं है, लेकिन पहले इनिशियल ब्रोंक्योल्स बनेंगे। इनिशियल ब्रोंक्योल्स से फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्योल्स बनते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके टर्मिनल ब्रोंक्योल्स हैं। टर्मिनल ब्रोंक्योल्स वो ब्रोंक्योल्स होते हैं जिनमें एल्वेलाई लगी होती है। एल्वेलाई एक बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो आपने कहा कि कंडक्टिव पार्ट और एक्सचेंज में जो हेल्प कर रहे हैं वो पार्ट हमने दोनों देखे थे कि कंडक्शन में कौन पार्ट्स हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, और गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। बाकी जो पार्ट्स आपके वो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो इजी है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो एक बार आप लोग देखो। ये तो सेम वो टॉपिक है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा से जो हमने अभी नए टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जैसे कि लंग्स की जो कवरिंग है, थोरैसिक कैविटी हमारे पास आती है। ठीक है, डायग्राम कौन सा है हमारा? ये आपकी थोरैसिक कैविटी है, तो ये आपकी हेडिंग है। थोरैसिक कैविटी में क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं वो देखो। आपने कहा हमारे यहाँ पर क्या है? थोरैसिक कैविटी है, यानी हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है उसमें एक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर क्या है? हमारे लंग्स है यहाँ पर। ठीक है, और लंग्स को यहाँ पर क्या है? लंग्स के बाहर कुछ कवरिंग है। तो यहाँ पर आपने कहा ये जो थोरैसिक कैविटी है इसको भी कोई कवरिंग यहाँ पे कवर करती है, हमारे लंग्स को भी कुछ कवरिंग है जो कवर करती है। तो ये जो कवरिंग है इसे हम पैराइटल प्लूरा कहेंगे। किसकी कवरिंग? जो हमारी थोरैसिक कैविटी, ये पूरी थोरैसिक कैविटी है, इसकी कवरिंग को पैराइटल प्लूरा हमने कहा है। और जो हमारे लंग्स हैं उसकी कवरिंग को विसिरल प्लूरा कहा है। तो हमने रिलेट किया था कि विसिरल ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो लंग्स जो हैं वो हमारे विसिरल ऑर्गन में से एक है, और उसकी जो कवरिंग है उसे हम विसिरल प्लूरा कहेंगे, या आप ऐसे रिलेट करेंगे, विसिरल ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं। विसिरल प्लूरा एक लेयर है, तो वो कहाँ होगी? अंदर के साइड होगी, इंटरनल होगी। तो वो अंदर के साइड जो है जो लंग्स को कवर करती है दैट इज विसिरल प्लूरा। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा पैराइटल प्लूरा और विसिरल प्लूरा के बीच में फ्लूइड होता है जिससे कि ये कनेक्ट होते हैं। जब हमने यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की मैकेनिज्म पढ़ी थी तो हमने कहा था कि क्योंकि आपके पैराइटल प्लूरा और विसिरल प्लूरा आपके प्लूरल फ्लूइड से कनेक्टेड है, इसीलिए अगर थोरैसिक कैविटी का साइज कम होता है इट मीन्स कि आपके लंग्स का साइज भी कम होगा। अगर थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है तो लंग्स का साइज भी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा।
इसके अलावा आपने कहा लंग्स के अगर हम पार्ट्स देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी क्या है यहाँ पे राइट साइड है और ये मेरी यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो मेरे राइट साइड में जो मेरा राइट जो लंग है उसमें आपने कहा कि आपको कितने पार्ट देखेंगे, 1 2 3 3 सेक्शन हमें देखेंगे। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर और इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। इसमें जो मेरा लेफ्ट लंग यहाँ पर है इसमें हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है, सिर्फ ऑब्लिक फिशर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ये हमने पढ़ा था थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी अगर हो गया हो तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोरेसिक चैम्बर के बारे में। थोरेसिक चैम्बर हमने कैसे देखा, देखो जैसे ये है तो ये कोई एक पर्सन है, ये ऐसे, ये कोई पर्सन है, ऐसे ये कोई पर्सन है, ठीक है। और उस पर्सन का जो चेस्ट वाला रीजन है उसमें हम कुछ ऐसे देख रहे हैं कि ये उसकी चेस्ट वाला रीजन है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से अगर ऐसे कट किया और हम ऊपर से देख रहे हैं कि कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो आपने कहा आपकी डॉर्सल साइड और आपकी वेंट्रल साइड, दोनों साइड आपको देखेंगी, डॉर्सल भी देखेगी और वेंट्रल भी देखेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? थोरेसिक चैम्बर पे चले। थोरेसिक चैम्बर, ये थोरेसिक चैम्बर को अब हम कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये हमारी डॉर्सल साइड होगी, ये हमारी वेंट्रल साइड होगी। ये बीच वाले जो मिड वाले जो बीच में जो कैविटी के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, जैसे जैसे हमारे लंग्स यहाँ पर हैं, बाकी विसरल आपके विसरल प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा है, प्लूरल फ्लूइड आपका है यहाँ पर। अगर हम डॉर्सल साइड में देखें तो आपने कहा डॉर्सल साइड में कि ये क्या है आपका, हमने कहा था कि ये आपका वर्टिबल कॉलम है, ये वाला, ठीक है। वर्टिबल कॉलम है जिसके अंदर आपके स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिबल कॉलम है। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमने देखी, अच्छा ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये तो हमारी बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल के बाद आपने कहा ये आपके कुछ ये आपकी कवरिंग आती कौन सी, ये थोरेसिक कैविटी है और थोरेसिक कैविटी की कवरिंग क्या है यहाँ पे, पैराइटल प्लूरा है, ये प्लूरल फ्लूइड है, ये आपका विसरल प्लूरा है और ये आपके लंग्स हैं। यहाँ तक की बात तो कंप्लीट है। अब आपने कहा कि जो आपका वर्टिबल कॉलम है वहाँ पीछे से आगे की ओर क्या आती है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाती हुई बोन्स आती हैं, पीछे से आगे की ओर आएंगे, ठीक है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो आपके बोन्स हैं ये पीछे से आगे आ रही हैं ऐसे करके, ये इनका नाम क्या है, आपने कहा इनका नाम है यहाँ पे रिब्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बोन्स है ये मिलती कहाँ है, बीचों बीच एक बोन होती है, एक लंबी सी बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो हमारी वर्टिबल कॉलम से ये जो बोन्स है ये आगे की ओर आती हैं और हमारे स्टर्नम पे मिलती हैं, ठीक है। कौन किसकी बात हो रही है, रिब्स की बात हो रही है, जिन्हें हम पसलियां भी कहते हैं। कितनी पसलियां होती हैं, क्या बताया था, एक बार आप जल्दी से देखेंगे। तो ये हमारी सारी रिब्स हो गई हैं, ये हमारा स्टर्नम यहाँ पर हो गया है। अच्छा ये जो स्टर्नम है इसके नीचे एक और लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये भी एक मसल्स होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम से ऊपर ये क्या आपका थोरेसिक रीजन आता है, ठीक है। इससे नीचे एब्डोमिनल जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा थोरेसिक चैम्बर है। क्वेश्चन क्या आता है कि थोरेसिक चैम्बर जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो वर्टिबल कॉलम है यहाँ पे, स्टर्नम है यहाँ पे, रिब्स है, डायाफ्राम है। वर्टिबल कॉलम कहाँ है, आपके डॉर्सल साइड में है। स्टर्नम कहाँ है, आपके फ्रंट यानी कि आपके वेंट्रल साइड में है। रिब्स क्या है, आपकी लेटरल साइड में। लेटरल का मतलब होता है साइड, तो रिब्स आपके लेटरल साइड में होती हैं। डायाफ्राम आपके लोअर साइड है, लोअर साइड नीचे की ओर है। तो ठीक है, लोकेशन पता चल गई है। अब इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है जो मसल्स है, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स। तो दो मसल्स हमारे पास आ गए, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पे, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो यहाँ पे मैकेनिज्म है वो देखते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या चीजें हुई हैं। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर ठीक है। अब जब हम इनहेल करेंगे यहाँ पे, जब हमने क्या किया है ऑक्सीजन को लिया है, तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होती हैं, जैसे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और आपका जो डायफ्राम है उसका रोल यहाँ पर रह जाता है। और क्या क्या चीजें होती हैं, हमने इनहेल किया, ठीक है, हमने सांस अंदर ली है, और जब हम इनहेल करते हैं तो जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, यानी कि मसल जो है वो एक्सपेंड करेंगे या वो सिकुड़ेंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा। देखो
जब हमने सांस अंदर ली है तो जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही हैं, वो क्या होंगी, यहाँ पे एक्सपेंड होती हैं। वो जब यहाँ पे एक्सपेंड होती है यानी कि वो ऐसे संकुचित थी, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पे एक्सपेंड हो रही हैं। जब ये एक्सपेंड हो रही हैं तो आपका जो थोरैसिक कैविटी है वो ऐसे थी, तो थोरैसिक कैविटी ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी ऐसे हो गई। थोरैसिक कैविटी क्या हो गई है, यहाँ पे एक्सपेंड हो गई है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब हमने क्या बोला था, जब हमने थोरैसिक कैविटी की बात की थी, अगर थोरैसिक कैविटी का जो साइज है अगर वो एक्सपेंड करता है तो लंग्स का जो साइज है वो भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जो लंग्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लंग्स का साइज भी बढ़ेगा। पहली चीज तो यहाँ पर ये हुई। दूसरी चीज आपने कहा कि जो डायाफ्राम है वो क्या होता है, डायाफ्राम पहले ऊपर था, क्योंकि ये जो आपका थोरैसिक चैम्बर है उसका साइज जब बढ़ता है तो इस वजह से जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाता है, नीचे की ओर पुश हो जाता है। तो जो आपका थोरैसिक चैम्बर है वो ऐसे भी बड़ा है और नीचे से भी इसे स्पेस मिल गया है। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो स्पेस है तो नीचे से भी इसे स्पेस मिल गया है। थोरैसिक चैम्बर का साइज बढ़ा, हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इससे पहले हमने एक फिनोमेना देखा था कि जो भी गैस ट्रेवल करेगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में करेगी, तो बाहर। अब एक और चीज हमने जो देखा था, हमने स्टार्ट किया था कुछ चैम्बर से कि एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है, इसमें भी गैस है और इसमें भी गैस है। ठीक है, आपने कहा कि जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा कहाँ होगा, वो इसमें होगा या वो इसमें होगा। ठीक है, एयर का प्रेशर कहाँ पर होगा ज़्यादा, तो आपने कहा कि जहाँ एयर प्रेशर का डिफरेंस आएगा, जैसे ही एयर प्रेशर का डिफरेंस आएगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगी गैस। तो जैसे ही लंग्स का साइज बढ़ा, अब लंग्स के अंदर जो गैस थी उसका जो वॉल्यूम था वो कम हो गया एज कम्पेयर टू आफ्टर इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर जो ऑक्सीजन थी उसका जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था हमारे लंग्स की कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जो गैस है जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगी। ठीक है, हमने इनहेल कर लिया है। इनहेल का सिंपल सा मैकेनिज्म क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे एक्सपेंड करती हैं। डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर आ जाता है जिससे कि थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, लंग्स का साइज बढ़ता है और कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर होता है, यानी कि जो यहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन है वो कम होगा बाहर के कंपैरिजन में और इसीलिए गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाएगी। इनहेल हो गया है। अब एक्सहेल के लिए क्या होगा, अच्छा उससे पहले इनहेल जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्सहेल में क्या होगा, एक्सहेलेशन में हमने कहा इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे था आपका जो थोरैसिक चैम्बर था ऐसे था, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरैसिक चैम्बर ऐसे हो गया। डायाफ्राम जो है वो क्या हो गया, फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में ऊपर चला गया है। तो थोरैसिक जो कैविटी है उसका साइज डिक्रीज हुआ, लंग्स का साइज भी डिक्रीज होता है। जब लंग्स का साइज डिक्रीज होता है तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। यही तो हमने कहा था कि देखो सेम अमाउंट ऑफ गैस है, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ गैस है, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ जो छोटा कंटेनर है उसमें प्रेशर ज़्यादा है बड़े कंटेनर के कंपैरिजन में। सेम यही होता है कि जैसे ही लंग्स का साइज कम हुआ, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो चुका है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ चुकी है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही लंग्स का साइज कम होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब जो गैस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी और वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हमने देखा था। एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस यहाँ पर होगी। ठीक है, पैसिव यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर में। हमने कहा जो गैस का जो मिक्सचर होता है उसमें हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका भी पार्शियल प्रेशर होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना होता है, उसके बारे में हमने देखा था। अगर हम मिनिमम पार्शियल प्रेशर देखें तो वो होगा 40 mmHg होगा। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर देखें फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि टॉक्सिक गैस है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए देखें, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर 95 mmHg से 100 क्रॉस भी ये कर जाता है। ठीक है, तो वेरी करता है।
कि लंग्स में आप पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं, या फिर आप आर्टरी में देख रहे हैं, या फिर आप सेल में देख रहे हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो वेरी करेगा। इसी से रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की थी। चलो, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि आपके लंग्स में, आपके आर्टरी में और आपके सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, एक टेबल बना के लेकर के आइए। चलो, हो गया है। अब ऑक्सीजन आ गई है हमारे कहाँ, लंग्स में। लंग से कहाँ आई है, हमारी एल्विलाई में आ गई है। हो गया है। हमने कहा गैस एक्सचेंज कैसे होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये हमारे क्या है, एल्विलाई का स्ट्रक्चर है, ये हमारी ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर है। एल्विलाई का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। एल्विलाई जो बनी होती है वो एक सिंगल सेल की लेयर होती है, ठीक है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। हमारी जो कैपिलरी है, ये यहाँ पे कैपिलरी भी एक्सचेंज जहाँ पर होगा वहाँ पे कैपिलरी आती है। हमारी जो कैपिलरी है ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, लेकिन इसको हम एंडोथेलियम ही कहते हैं। एंडोथेलियम कैपिलरी की ही सेल्स को कहेंगे, एल्विलाई के सेल को नहीं कहेंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो। ये भी सिंगल सेल से बना होता है, ये भी सिंगल सेल से बना होता है। सिंगल सेल से क्यों, ताकि जो एक्सचेंज है गैस का वो ईजिली हो जाए। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है, सेल्स की लेयर नहीं होती, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज सरफेस कहते हैं। आपने कहा ये किसकी कैपिलरी की लेयर है, ये एल्विलाई की लेयर है। बीच में ये जो एक्सचेंज सरफेस है, ये एक्सचेंज सरफेस यहाँ पर आ जाता है। इससे आपने कहा ऑक्सीजन यहाँ ट्रेवल करती है, ठीक है, कहाँ से, एल्विलाई से आपके ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करती है। क्लियर है इतना। तो लेयर कौन कौन सी हमने पढ़ी है, या कौन, पहली लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर है। तीसरी है स्क्वेमस एपिथेलियम, अगेन एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, लेकिन इसको हम एंडोथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब हमने कहा कि हमने एक्सचेंज कर दिए है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ गई है। अभी सिर्फ ऑक्सीजन का हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस आती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमने कहा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आ गई है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है या जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। तो हमने कहा कि 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में मिल जाती है। अच्छा, ब्लड का कंपोजिशन तो याद है आपको, ब्लड जो है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर के बना होता है। मैक्सिमम जो पार्ट है, यानी मैक्सिमम नहीं कहेंगे बट 55% जो है वो प्लाज्मा होती है, 45% ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर का होता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स अगर हम देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स की हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि जो 3% ऑक्सीजन है, बहुत कम परसेंट है, वो तो प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। बाकी रेस्ट जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 97% जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जो आपकी आरबीसी है उसके साथ बाइंड कर लेती है। आरबीसी आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड कर लेती है। कैसे करती है, आपने कहा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है, और अब हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है। एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपने कहा ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था तो हमने कहा ये 4 हीम ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आयरन पाया जाता है, और इसमें जो ग्लोबिन की चेन लगी हुई होती है। तो ग्लोबिन क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। आपने कहा जो 4 हीम ग्रुप हैं उनसे 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ऑक्सीजन के, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत ज्यादा नंबर होता है हीमोग्लोबिन का, किसमें, आरबीसी में। अब एक्सचेंज हम देख रहे थे यहाँ पर, यहाँ तक की बात हमने कर ली है, ठीक है। एक्सचेंज हम देख रहे थे, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है या हीमोग्लोबिन से रिलीज हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा था, यहीं पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा ये हमारी आर्टरीज है, आर्टरी से कैपिलरीज के थ्रू जो आरबीसी है वो हमारे सेल में एंटर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे यहाँ से रिमूव कराना होता है।
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान होगा जब हमने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन है उससे जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो बहुत इजीली बाइंड नहीं करती है। ऐसा नहीं कि जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आई वैसे ही हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। हमने कहा नहीं, ये क्या करता है, 1 बाय 1 करता है। जैसे कि पहले एक जो हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। यानी कि अगर हम एक ग्राफ देखें, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का प्रेशर देखते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और यहाँ पर हम देखें परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन समझते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितने परसेंटेज तक यहाँ पे बाइंड कर पा रही है, उसे परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कितना बाइंड कर पा रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अच्छा, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा अटैचमेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने कहा एक कंटेनर है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन को इससे बाइंड करना है। हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया, ऊपर से हमने प्रेशर क्रिएट किया। जितना प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ऐसा होगा। ठीक है, जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। तो आपने कहा ये दिखाता है, ये वाले जो डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन ये दिखाएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जितना ज्यादा होगा, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये दिखाएगी कि सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के लिए उतना ही होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या ऐसा होगा कि हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा कि जितना आपने कहा अगर इतना पार्शियल प्रेशर ये है तो सैचुरेशन ये होगा। अगर पार्शियल प्रेशर सिर्फ इतना ही है तो सैचुरेशन ये होगा। कि ऐसा हमारे पास ग्राफ आता है। ग्राफ हमारे पास ऐसा नहीं आता है, उसका रीजन अभी हमने देख लिया है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। हमने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से। तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे आता है, और फिर ये जब चारों मॉलिक्यूल जो है हीम के वो ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो ये वाली सैचुरेशन वाली स्टेज आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्शियल प्रेशर इतना था तो सैचुरेशन इतना था। अब पार्शियल प्रेशर इतना है धीरे धीरे, तो आप देख रहे हैं कि सैचुरेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपने क्या देखा, एकदम से पार्शियल प्रेशर इतना है और सैचुरेशन इतना आ गया। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंस, सिर्फ इतना इतना पार्शियल प्रेशर ही तो बढ़ रहा था, लेकिन सैचुरेशन यहाँ से लेकर सीधे यहाँ पहुंच गया है। तो पहले धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, और फिर एकदम से क्या होता है, ये जो ग्राफ है ऊपर की ओर बढ़ता है। ये वाली जो स्टेज है ये सैचुरेशन आ गया यहाँ पे, क्योंकि चारों हीम ग्रुप अब चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर गए हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे पास कर्व आता है, एक तो ये कर्व हमारे पास आता है। ठीक है, हमने कहा कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था यहाँ पे। चलो, तो हमने क्या बात की है, सबसे पहले तो अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, क्योंकि चारों जो हीम ग्रुप हैं वो ऑक्सीजन से बाइंड हो गए हैं, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कमजोर करता है वो होगा सबसे पहले CO2। तो हमने कहा था CO2 यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ही CO2 यहाँ से रिलीज होगा तो CO2 यहाँ बाइंड करेगा। अच्छा, इसको यहाँ पे पढ़ना है, ये इसका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होती है, अटैच होने के लिए जैसी जाएगी तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाइंड कर गया है, और इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो CO2 होता है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कमजोर करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की जो एफिनिटी है उसे कमजोर करेगा। इसके अलावा हमने H+ आयन देखे थे और टेम्परेचर हमने देखा था। तो उसके बेसिस पे हमें देखना है ये कर्व। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कर्व देखना है कि सेल में कैसा है, फिर हमने कहा टिश्यू में कैसा है, और लंग्स में कैसा था। तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर ग्राफ जो आएगा उसको हम देखेंगे। एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, आपके पास ग्राफ दे रखा है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।